स्टार्ट कर दी। नमस्कार मित्रों, मैं हरी सुमन बिष्ट साहित्य कला परिषद का संवाद फेसबुक लाइव कार्यक्रम में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। मित्रों, जैसा कि आपको विदित है, मालूम है कि साहित्य कला परिषद ने इस बार लाइव कार्यक्रम में नाटक पर बातचीत करने के लिए दो महत्वपूर्ण रचनाकारों को हमारे यहाँ आमंत्रित किया है। आज का जो विषय है, वर्तमान भारतीय रंगमंच में नाट्य लेखन एवं उसकी सार्थकता। मैं आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं, साहित्य कला परिषद दिल्ली सरकार की एक संस्था है, एक विभाग है जो नाटक और नाटक से संबंधित उसके संवर्धन और विकास के लिए लगातार कार्य करती है। दिल्ली में जितनी भी गतिविधियां, नाटक की गतिविधियां होती हैं, जो संस्थाएं करती हैं, उनमें साहित्य कला परिषद एक ऐसी संस्था है जो सबसे प्राचीन, सबसे पुरानी संस्था है और लगातार अपनी निरंतरता बनाए हुए है और अपना कार्य कर रही है। आज इस विषय पर हमें जो मुख्य रूप से इस आयोजन को करने का सौभाग्य दिया है, वह है साहित्य कला परिषद की सचिव, माननीय सचिव सुश्री हरलीन कौर, जो भारतीय प्रशासनिक सेवा से हैं और अपनी व्यस्ततम कार्यों की वजह से भी, व्यस्तताओं की वजह से भी होने के बावजूद वो लगातार नाटक के क्षेत्र में एक सार्थक दृष्टिकोण लेकर चलती हैं। और मुझे उनके साथ एक बड़ा अनुभव है कि पिछले साल मोहन राकेश नाटक जो एक कार्यक्रम शुरू करते हैं, उस पर नाटकों का मंचन हुआ था और मैडम ने एक बहुत बड़ी पहल की थी कि जो नाटक साहित्य कला परिषद द्वारा किए जाते हैं उनको पुस्तक रूप में भी आना चाहिए। शायद साहित्य कला परिषद के इतिहास में यह पहला प्रयास है और जिसका बहुत भरपूर स्वागत किया गया है। मैं आपको वह दिखाना चाहूँगा कि सुश्री हरलीन कौर, जो कि अपनी प्रशासनिक सेवाओं के बावजूद साहित्य कला परिषद को समय दे रही हैं, ये एक महत्वपूर्ण पुस्तक का प्रकाशन उन्होंने किया था। हमें इसका हार्दिक स्वागत करना चाहिए और उन्हें बधाई देनी चाहिए। आज के इस कार्यक्रम में हमारे जो मुख्य वक्ता हैं, जो इस चर्चा में भाग लेंगे, वह हैं प्रोफेसर असगर वजाहत और डॉक्टर प्रताप सहगल। दोनों कथाकार हैं, नाटककार हैं और साहित्य के क्षेत्र में उनका बड़ा योगदान है। मैं उनका थोड़ा सा परिचय कराऊं और उसके बाद हम आगे की कार्रवाई करेंगे। असगर वजाहत हमारे समय के महत्वपूर्ण और सुपरिचित लेखक, कथाकार, उपन्यासकार और नाटककार हैं। आलोचक हैं। यात्रा वृत्तांत, फिल्म तथा चित्रकला पर भी उनका बड़ा काम है। आपका जन्म 5 जुलाई 1946 फतेहपुर, उत्तर प्रदेश में हुआ। अलीगढ़ विश्वविद्यालय, मुस्लिम विश्वविद्यालय से हिंदी में आपने एमए की पढ़ाई की और वहीं से पीएचडी की और जेएनयू दिल्ली से आपने पोस्ट डॉक्टरल रिसर्च किया। 1971 से जामिया मिलिया इस्लामिया दिल्ली के हिंदी विभाग में अध्यापन का कार्य किया, वहां विभागाध्यक्ष रहे। 5 वर्ष ओस्लो लोरान विश्वविद्यालय बुडापेस्ट, हंगरी में भी आपने अध्यापन किया। भारत सहित यूरोप और अमेरिका के कई विश्वविद्यालयों में आपके व्याख्यान हो चुके हैं। मूलतः प्रोफेसर असगर वजाहत कहानीकार हैं। उसके बाद आप साहित्य के लगभग सभी विधाओं में लेखन करते हैं। अपने लिए हमेशा नए प्रतिमान आपने स्थापित किए हैं। आपके प्रकाशन अनेक कहानी संग्रह हैं, उपन्यास हैं, 8 नाटक हैं और
कई अन्य रचनाएं हैं, उपन्यास भी आपके 5 हैं, और आपकी रचनाओं का विदेशी भाषाओं, भारतीय और विदेशी भाषाओं में भी अनुवाद हो चुका है। चूंकि आज आप हमसे नाटक पर अपनी बात कहने आए हैं, तो पहले आपने जो नाटक लिखा वो था फिरंगी लौट आए, जो 1857 की पृष्ठभूमि पर आधारित है। आपातकाल के समय फरमान नाम से इसे टेलीप्ले के रूप में भी फिल्माया गया था, इसका प्रसारण भी हुआ था। आपके नाटकों का निर्देशन प्रतिष्ठित जो रंगमंच के निर्देशक रहे हैं, माननीय हबीब तनवीर, एम के रैना, दिनेश ठाकुर, राजेंद्र गुप्ता, बामन केंद्रे, टॉम अलर्ट जैसे निर्देशकों ने आपकी रचनाओं का मंचन किया है। जिस लाहौर नहीं देखा वो जामिया नहीं से आपको सबसे बड़ी ऊंचाई प्रतिष्ठा मिली है। देश विदेश में इसके सैकड़ों शो हो चुके हैं। दिल्ली पहुंचना है, स्विमिंग पूल, सब कुछ, कहाँ कुछ, मैं हिंदू हूँ, डेमोक्रेशिया, महत्वपूर्ण कथा साहित्य के साथ साथ आपकी जो अन्य नाटक में कृतियां हैं, फिरंगी लौट आए, इन्ना की आवाज, वीर गति, समीधा, जिस लाहौर ने देखा की जमाई नहीं, अक्की, godse@gaandhi.com और पॉकेट मार। आपको कई सम्मानों से सम्मानित भी किया गया है। नाटककार, श्रेष्ठ नाटककार का सम्मान हिंदी अकादमी दिल्ली ने आपको प्रदान किया है। आचार्य निरंजन नाथ सम्मान, संगीत नाटक अकादमी सम्मान, हिंदी अकादमी का सर्वोच्च शलाका सम्मान भी आपको प्राप्त है। अतः असगर वजाहत हिंदी साहित्य के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कहानीकार एवं सिद्धस्थ नाटककार के रूप में मान्य है। फिल्म तथा चित्रकला आदि विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण रचनात्मक योगदान किया है और निरंतर कर रहे हैं। डॉक्टर असगर वजाहत का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। डॉक्टर प्रताप सहगल हिंदी के प्रतिष्ठित कवि, नाटककार, कहानीकार, उपन्यासकार और आलोचक हैं। आपने डायरी लेखन और अनुवाद भी किए हैं। आपका जन्म 10 मई 1945 झंग, पश्चिम पंजाब, जो अब पाकिस्तान में है। आपकी शिक्षा आपने हिंदी साहित्य में एमए किया और जाकिर हुसैन कॉलेज शान इवनिंग के हिंदी विभाग में अध्यापक पद पर नियुक्त हुए। इसी कॉलेज में एसोसिएट प्रोफेसर सेवानिवृत्त हुए हैं। आपकी 50 से अधिक कृतियां प्रकाशित हो चुकी हैं। कविता संग्रह, एक उपन्यास, एक कहानी संग्रह, 3 आलोचना की पुस्तक और 4 नाटक आपके हैं। लघु नाटकों की तो आपसे आपकी बहुत भरमार है। नाटकों पर आपका विशेष काम रहा है। मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार, साहित्य कला परिषद द्वारा सर्वश्रेष्ठ नाट्य लेखन पुरस्कार, हिंदी अकादमी, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा एक साहित्यकार रूप में आपको सम्मानित किया गया है। देश भर में महत्वपूर्ण नाट्य निर्देशकों ने जैसे सतीश आनंद, रवि वासवानी, राजा बुंदेला, सुभाष सहगल तथा अखिलेश अखिल द्वारा 1 से अधिक बार आपके नाटकों का मंचन किया गया है। देश भर में आपके नाटकों का मंचन होता रहा है। अनेक नाटकों का दूरदर्शन और रेडियो पर भी प्रसारण हुआ है। रचनाओं का भारतीय भाषाओं में भी आपका अनुवाद हुआ है और उनका मंचन भी हुआ है। अतः प्रताप सहगल जी का साहित्य और नाटक दोनों में बराबर दखल है और एक बड़ा और परिचित नाम है, और जो आप, मुझे लगता है कि आपका जीवन पूरी तरह से नाटक को समर्पित है। मैं आपका इस मंच पर हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आपकी प्रमुख कृतियां हैं सवाल, अब भी मौजूद है, कविता संग्रह है, आदिम आग, अंधेरे में देखना, और नाटक है अन्वेषक, तार रूपांत, रंग बसंती, मौत क्यों रात भर नहीं आती, और आपका यात्रा वृत्तांत है देखा समझा देश विदेश। डॉक्टर प्रताप सहगल जी का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। इसके साथ ही हमारे बीच जिनके मार्गदर्शन में साहित्य कला परिषद कार्य कर रही है, सुश्री हरलीन कौर उपस्थित हैं। मैडम, आपका भी हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है कि हमारे इस कार्यक्रम में अपने 2 शब्द कहें और हमारे जो प्रतिष्ठित रचनाकार यहाँ पर मौजूद हैं, जो अपना समय दे के यहाँ आए हैं, उनके
स्वागत में 2 शब्द अवश्य कहें। डॉक्टर सुश्री हरलीन कौर। डॉक्टर हरिसुमन बिष्ट जी और सभी आज के उपस्थित गणमान्य व्यक्तियों को मेरा नमस्कार, हार्दिक स्वागत। साहित्य कला परिषद की ओर से कोविड काल में ये एक पहल की जा रही है कि जहां पर अब हम एक नॉर्मल मंचन की बजाय कुछ गतिविधियों को ऑनलाइन लेकर के जा रहे हैं। कोविड की समस्या जो पैंडेमिक दुनिया भर में फैला है, इस सभी में हम सब इस सभी से जो जूझने वाले एक हमारी स्पिरिट है, हमारे आर्टिस्ट की है, हमारी कला के क्षेत्र से ताल्लुक रखने वाले सभी लोगों की है, वो उसको सलाम करते हुए ही आज मैं आज के हमारे आमंत्रित विशिष्ट नाटककार श्री असगर वजाहत जी और श्री प्रताप सहगल जी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करती हूँ। ये जो एक हमारी स्पिरिट है जिसमें हम इस सारी समस्या से जूझ करके भी आगे का कोई दृष्टिकोण रख पा रहे हैं, उसी को देखते समझते हुए हमें साहित्य कला परिषद की तरफ से ये लग रहा था कि बहुत जरूरी हो गया है कि टेक्नोलॉजी के माध्यम को भी अपना जरिया बनाते हुए हम लोगों तक पहुंचे। आज का ये प्रोग्राम जिसका हमने टाइटल संवाद रखा है, ये एक फेसबुक लाइव कार्यक्रम है। आज हमारी ये चर्चा की बातें नाटक जगत से ताल्लुक रखने वाले सभी श्रोता हमें सुनेंगे और हमें उम्मीद है कि इस सारी बहुमूल्य चर्चा से कईयों का बहुत फायदा रहेगा। मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ हमारे विशिष्ट नाटककारों का। श्री असगर वजाहत जी के बारे में अभी डॉक्टर बिष्ट ने बताया है, डॉक्टर सहगल के बारे में बताया है। इनकी बुलंदियां हमारे इंस्टीट्यूशन को और ज्यादा इज्जत बख्शती हैं। इनका आज यहाँ पर होना हमारे लिए एक बहुत बड़े सम्मान की बात है। मुझे बहुत खुशी है कि हमारे डिप्टी सीएम साहब की श्री मनीष सिसोदिया जी की देखरेख में हम इस सारी चीज को ऐसी दिशा दे पा रहे हैं जहां पर आर्टिस्ट जगत में हम अपनी जो पहुंच है उससे कहीं पीछे ना छूट जाएं। ये दुख की बात है कि पिछले 1.5 साल में बहुत क्षति पहुंची है, आर्टिस्ट को खुद बहुत पहुंची होगी और आर्टिस्ट जगत में कोई भी कार्यक्रम उस तरीके से हो नहीं पाया जैसे कि हम पहले किया करते थे। डॉक्टर बिष्ट ने अभी जिक्र किया कि हमने एक पुस्तक रूप निकाला था मोहन राकेश के जो हमारे मंचन किए हुए प्लेस थे। हमारे साहित्य कला परिषद में हमारे एक साल में करीब 6 फेस्टिवल हुआ करते थे जी। और हर फेस्टिवल के बहुत ही अच्छे जो है प्लेस हैं, उनका मंचन हम बहुत अच्छे ऑडिटोरियम्स में किया करते थे। आशा करती हूँ कि ऐसे ही दौर दोबारा से जल्दी लौट आए। अभी तो कुछ काफी पुरानी सी बात लगने लगी है कि ये इनका मंचन हुआ था, काफी अरसा हो गया है। उम्मीद है कि भगवान अब कृपा बनाए रखे, कोविड की समस्या खत्म हो जाए और आज की जो हम बातचीत यहाँ पर इस संवाद कार्यक्रम में करेंगे, उसी से कुछ अपने इनपुट्स लेते हुए हम आने वाले दिनों में नाटक के क्षेत्र में अपना कुछ ना कुछ और परफॉर्मेंसेस वगैरह को आयोजित कर सकें। इसके अलावा मैं मैसेज देना चाहूंगी कि आज का हमने अपना जो कला ACL डिपार्टमेंट की तरफ से भी सचिव मैडम ने आज ज्वाइन करना था। अनफॉर्चुनेटली किसी अनफोर्सीन मीटिंग के कारण शी हैड टू गो, बट उन्होंने मुझे पर्सनली कहा है कि मैं उनकी शुभकामनाएं इस कार्यक्रम को आज आप सभी के सामने समक्ष रखूं। तो उन सभी की हमारी सभी बेस्ट विशेस के साथ में मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारा ये एक हम्बल बिगिनिंग की तरह है कि जहाँ से अब हम वेबिनार्स के थ्रू ये चर्चा को जारी रखेंगे और आने वाले दिनों में एक्चुअल प्रस्तुतियों को हम अपना कर पाएंगे। और इसी के तमाम जो आपके ऑडियंस हैं, उन सभी को भी मेरा बहुत इसमें हार्दिक अभिनंदन है कि आप सभी हमारे साथ आज जुड़े हैं। और मैं आशा करती हूँ कि आप इस सभी जो हमारी आज की बातचीत रहेगी उसमें आपकी भागीदारी, आपके
इंटरैक्शंस के थ्रू हम बहुत कुछ समझ पाएंगे और इस सारे समुदाय को और ज़्यादा मजबूत बना पाएंगे। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। धन्यवाद मैम, आपने अपना समय दिया और एक अच्छा उद्बोधन आपने हमें दिया और इससे एक अच्छा संदेश हम लोगों के बीच पहुंचता है कि आपका जो दृष्टिकोण है वो उस तरह का नहीं है जैसे एक ब्यूरोक्रेट का होता है, वो होता है, लेकिन उसके साथ साहित्य के साथ एक अलग से लगाव होना, उस तरफ झुकाव होना, ये बहुत बड़ी बात होती है। हमने अपने जीवन के अनुभव में देखा है कि बहुत कम समय ऐसे लोग आप लोग निकाल पाते हैं, लेकिन आपका जो कार्य करने की जो शैली है, जो मुझे पिछले साल इस पुस्तक के संदर्भ में देखने को मिली, सचमुच में आप साधुवाद के पात्र हैं। मैं प्रशंसा तो इस तरह का नहीं कह सकता, लेकिन आपको साधुवाद के पात्र हैं। अब हम आप इजाज़त करें तो हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। आज का विषय है वर्तमान भारतीय रंगमंच में नाट्य लेखन एवं उसकी सार्थकता। और जैसा मैंने बताया कि हमारे बीच प्रोफेसर असगर वजाहत और प्रताप सहगल जी हैं और उस पर विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे, क्योंकि उनका लेखन वो पूरी तरह से दोनों व्यक्ति, दोनों रचनाकार, दोनों मंच से जुड़े हुए हैं और पूरा जीवन उन्होंने इस पर लगा रखा है और उनका जो दृष्टिकोण हमें मिलेगा वो हमें काफ़ी दूर तक लाभान्वित होगा, यह ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। मित्रों, मैं दो शब्द कहना चाहूँगा कि नाटक 100-200 साल से चली आ रही कोई विधा नहीं है। इसका प्राचीन और समृद्ध इतिहास रहा है और मैं यहाँ इतिहास बताने नहीं आया हूँ। साहित्य की जितनी विधाएं हैं उसमें नाटक अपना एक अलग विशिष्ट महत्व रखता है। संवाद शैली होने के कारण रस में और अधिक वृद्धि होती है, तब होती है जब उसका हम मंचन करते हैं, उससे प्रस्तुत करते हैं। बशर्ते जो लिखा गया है उसका मंचन व्यवहारिक हो, यह पहली शर्त मुझे लगती है। कोई भी रचना जब मंच पर प्रस्तुत होती है वो दर्शक को कितना प्रभावित करती है, ये भी एक महत्वपूर्ण पक्ष इसमें होता है। मेरी दृष्टि में नाटक लिखना जितना कठिन विधा है, उससे ही कहीं ज़्यादा उसको मंच पर प्रस्तुत करना है, उसे लोगों के दिलों में उतारना होता है और वो बहुत कठिन काम है। यह इसका एक पक्ष है। नाटक को दर्शकों से सीधा संवाद और विषय की सशक्तता, उसमें संप्रेषणीयता का होना भी बहुत जरूरी है और एक व्यवहारिक पक्ष भी उसका है। नाटक को जीवन का एक दर्पण कहा जाता है, क्योंकि नाटक में सीधे सीधे जीवन के सरोकार शामिल होते हैं। जब नाटक जीवन का हिस्सा है तो इसके लेखन में प्रयोग अभी तक क्यों नहीं किए गए हैं? जैसे हम प्रयोग कविता में, उपन्यास में, कहानी में, विषयों तरह के प्रयोग साहित्य में किए गए हैं। नाटक के क्षेत्र में क्या इस तरह के प्रयोग किए गए हैं, यह जानने की मेरी उत्सुकता रहेगी। हिंदी में मौलिक नाटक क्यों नहीं लिखे जाते? इसकी वजह क्या है? जितना साहित्य की अन्य विधाओं में भरमार रहती है रचनाओं की, नाटक उस रूप में उतने क्यों नहीं लिखे जाते? जो भी लिखा जाता है उसमें जीवन का सत्य कितना होता है, यह भी हम जानने की कोशिश करेंगे और उसमें समाज का कौन सा पक्ष मुखरित होता है और कौन सा पक्ष नादार रहता है, यह भी हम जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ ऐसे ही सवाल हैं जो मुझसे बार बार खुद से भी सवाल करते हैं और मुझे परेशान भी करते हैं। उनका उत्तर हम अपने विद्वानों से समझना चाहेंगे। आप दोनों साहित्य के मर्मज्ञ हैं, अपनी विधाओं में पारंगत हैं, कहानी, उपन्यास, कविता के साथ नाटक भी लिखते हैं। मेरा प्रोफेसर असगर वजाहत जी से निवेदन होगा कि आप उपन्यासकार हैं, कथाकार हैं, आप नाटक लिखते हैं, क्या उपन्यास, कहानी, कविता लेखन या लेख जैसा ही नाटक लेखन होता है? यदि नहीं तो आप इससे किस रूप में
अंतर देखते हैं? प्रोफेसर असगर वजाहत। देखिए, ऐसा है कि नाटक लेखन दरअसल बहुत अलग है कहानी, उपन्यास या संस्मरण लेखन से। नाटक लेखन अपने आप में उस समय तक पूरा नहीं होता, पूर्ण नहीं होता जब तक कि उसका मंचन ना हो। यानी नाटक पढ़ने के लिए नहीं लिखे जाते, नाटक मंचित होने के लिए लिखे जाते हैं। तो अब एक ऐसी विधा में लिखना जिसको कि हम ये कह सकते हैं कि वो एक तरह से मास मीडिया है, वो लोगों तक उसी तरह पहुंचता है जैसे मास मीडिया के दूसरे साधन पहुंचते हैं। जी। तो ये लेखन जो है वो एक तरह से कलेक्टिव राइटिंग भी कही जा सकती है। इस लेखन में निर्देशक भी शामिल होता है, इस अभिनेता भी होते हैं अदृश्य रूप में, और इसके साथ साथ और वो सारी चीजें होती हैं जो नाटक का हिस्सा है, जो नाटक के प्रदर्शन का हिस्सा है। जब नाटककार लिखता है तो उसके दिमाग में निश्चित रूप से पूरे के पूरा नाटक एक दृश्य रूप में होता है। जी। वो दृश्य रूप उसका कंसीव करता है और उसके बाद वो नाटक को लिखता है। तो जब दृश्य रूप कंसीव कर रहा है, इसका मतलब ये है कि वो निर्देशक को भी स्पेस दे रहा है, वो अभिनेताओं को भी स्पेस दे रहा है, वो लाइटिंग को भी एक स्पेस दे रहा है, कॉस्ट्यूम को भी स्पेस दे रहा है। जी। तो इस तरह से नाटक लेखन जो है वो एक जटिल प्रक्रिया है कहानी या उपन्यास की तुलना में, जिसमें कि लेखक को एक दूसरी तरह का मजा आता है, दूसरी तरह से वो उसको एंजॉय करता है राइटिंग को, है ना। जी। अब ये भी बात है कि नाटक जो लिखा हुआ है और जो मंच पर हो रहा है ना, तो उन दोनों के बीच में भी जो संबंध है वो बड़ा रोचक संबंध है। नाटक अगर कलेक्टिव एक्सप्रेशन है, जो कि माना जाता है कि है, एक ग्रुप जो है, एक समूह जो है वो अभिव्यक्ति कर रहा है, वो एक एक्सप्रेशन दे रहा है। तो जब एक समूह एक्सप्रेशन दे रहा है तो निश्चित रूप से उस समूह का योगदान होगा, कई स्तरों पर योगदान होगा, और कभी कभी उसका योगदान जो है वो स्क्रिप्ट के लेवल के ऊपर, यानी जो लिखा हुआ नाटक है उस लेवल पर भी उसका योगदान होता है। जी। तो इस तरह से नाटक जो है कलेक्टिव एक्सप्रेशन बनता है, और तभी उसमें निर्देशक, अभिनेता ही नहीं बल्कि कॉस्ट्यूम डिजाइनर, लाइटिंग करने वाले लोग, मंच सज्जा से संबंधित लोग, सभी उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं, सभी उस नाटक को अपना नाटक समझते हैं, तभी वो सामने आता है। अब जब लाइट चली गई फिलहाल। आप बोलते रहिए, आप बोलते रहिए। अच्छा, हाँ। इस तरह से हम ये देखते हैं कि नाटक का जो स्वरूप है वो लेखन के दूसरे जो वो हैं विधाएं हैं उनसे बिल्कुल अलग है। जी। उनसे बिल्कुल अलग होने के कारण उसकी अपनी चुनौतियां भी है, उसकी अपनी चुनौतियां भी हैं, उसका अपनी समस्याएं भी हैं। जी। तो हमें यहाँ पर जब हम नाटक की बात कर रहे हैं तो नाटक के साथ हम जब तक मंच को नहीं जोड़ेंगे तब तक हमारी बात जो है वो पूरी नहीं हो सकती है। तो नाटक और मंचन ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। जी। और इस कारण हम जब नाटक की बात करते हैं तो हम रंगमंच की बात करते हैं, और हिंदी रंगमंच की जब बात करते हैं तो वो एक अलग, एक बहुत अलग बड़ा विषय है जिसके ऊपर अलग से बात करने की आवश्यकता है। क्योंकि भारत की जो दूसरी भाषाएं हैं, दूसरी भाषाओं के जो रंगमंच हैं, जैसे उदाहरण के लिए
मराठी रंगमंच है, गुजराती है, कन्नड़ है, बांग्ला है। तो इन रंगमंचों के साथ हम हिंदी रंगमंच को रख करके देखते हैं और हम ये पाते हैं कि अभी बहुत कुछ करने की आवश्यकता है, बहुत कुछ किए जाने की आवश्यकता है। और ये आवश्यकता केवल पूरी नहीं हो सकती है जो लोग करने वाले हैं उनके, मतलब इसमें सपोर्ट की बहुत जबरदस्त जरूरत, बहुत जरूरत। जैसे मैं आपको एक मिसाल उदाहरण दूं, जी। पूना में आप नाटक करें तो पूना का अच्छा से अच्छा ऑडिटोरियम आपको जिस पैसे पर मिलता है, जिस किराए में मिलता है, वो दिल्ली के मुकाबले में चौथाई भी नहीं है। मतलब वहाँ सपोर्ट है, वहाँ सपोर्ट है नाटक के लिए। तो जब तक नाटक को इस तरह की सपोर्ट नहीं होगी तब तक जो है नाटक का लेखन भी बाधित होगा और मंचन तो होगा ही होगा जी। तो मंचन और लेखन को मिला करके हम नाटक के परिदृश्य पर विचार करें तो ये मेरे लिए बहुत उपयोगी होगा और हमें बहुत सी इससे बातें पता चलेंगी। जी। आपने कहा, शुरू में मैं ये कहना था। जी जी, आपने कहा कि नाटक जो है एक जटिल प्रक्रिया है और एक कलेक्टिव लेखन है, यही ना? मैं डॉक्टर प्रताप सहगल जी से अनुरोध करूंगा, आप उपन्यासकार हैं, कथाकार हैं और नाटक पर पूरी तरह से समर्पित हैं। आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? इस पर पूरे नाटक का जो लेखन है, आप कहानी कविता का जो लेखन चल रहा है, और यदि इस तरह का लेखन हमारे यहाँ हो रहा है तो कहानी और कविता के सापेक्ष नाटक लेखन उस रूप में क्यों नहीं हो पा रहा? देखिए, ऐसी बात नहीं है कि लेखन नहीं हो रहा है। बहुत सारे नाटक लिखे जा रहे हैं और वे नाटक अलक्षित रहते हैं जी। उनको मंच नहीं मिलता। असगर भाई ने बिल्कुल ठीक कहा कि नाटक तब तक पूरा होता नहीं जब तक वो मंचित ना हो। जी। इसलिए वो नाटक अपने आप में लिखित होने के बावजूद भी अधूरे ही पड़े रहते हैं। बहुत सारे तो प्रकाशित भी नहीं होते। तो ये कहना सही नहीं है कि लिखे नहीं जाते। आप खुद इस बात के गवाह हैं कि जब ये साहित्य कला परिषद द्वारा ही मोहन राकेश स्मृति इसका आयोजन किया जाता है सम्मान के लिए, जब स्क्रिप्ट्स मंगवाई जाती हैं तो 100 से ऊपर जो है आलेख आते हैं। 100 से कम नहीं आए, 125, 150 ऐसे आलेख प्राप्त होते हैं। तो वो आलेख कहाँ से आते हैं? वो तो 1 वर्ष के 2 वर्ष के आलेख होते हैं और बहुत सारे वो आलेख होते हैं जो भेजे भी नहीं जाते। हम तो नहीं भेजते, असगर भाई तो नहीं भेजते हैं नहीं, और बहुत सारे जो नाटककार हैं वो नहीं भेजते। लेकिन जो आते हैं वही संख्या में इतने कम है और उनमें से अगर आप छांटने बैठे तो बहुत सारे जिनको जो सम्मानित होते हैं और जो सम्मानित नहीं होते, वो नहीं होते इसका मतलब वो ये नहीं कि योग्य नहीं है कि उनका मंचन बिना संभव हो, वो मंचित हो सकता है। ये एक मिथ क्रिएट किया गया। मैं तो ये मानता हूँ कि जो नाट्यालेख है वस्तुतः वो रीढ़ की हड्डी है। मंच के लिए भी रीढ़ की हड्डी है वो। अगर आलेख ही आपके सामने नहीं है तो उसके बाद करेंगे क्या आप? सबसे पहली शर्त है एक आलेख का होना, फिर सारी बातें उसमें जो कलेक्टिविज्म आता है बिल्कुल आता है, उसमें परिवर्तन भी होते हैं, उसमें निर्देशक की भूमिका भी होती है, अभिनेता की भी होती है, सबकी होती है, जितने भी घटक हैं रंगमंच के सबकी भूमिका होती है। लेकिन मूल रूप से वो कहाँ से आता है? वो मूल रूप से आलेख का विचार, वो या जो एक विजन है वो कहाँ से आता है? वो लेखक से ही आता है। अब उस विजन पर आप बहस कर सकते हैं, उसमें उसको कैसे प्रभावी बनाया जाए या उसमें असहमतियां हो सकती हैं उस विजन को लेकर, उस पर आप बहस कर सकते हैं। लेकिन रीढ़ की हड्डी तो वही आलेख ही है। मुझे तो थोड़ा इस पर भी हुआ था कि सार्थकता यानी क्या? रंगमंच में आलेख की, नाटक की सार्थकता मतलब क्या? कोई ऐसा समय रहा ही नहीं जबकि रंगमंच के लिए नाट्यालेख सार्थक ना रहा हो। वो तो स्वयं सिद्ध है, लेकिन उसका मंचित ना हो पाना किन्हीं कारणों से वो फिर उसको पीछे धकेल देता है। अब आप मेरा परिचय देते हुए बता रहे थे
कि 4 नाटक हो, ये मैं आपको बताऊं मेरे कुल नाटकों की संख्या 60 से ऊपर है। हाँ, मैंने बताया 50। हाँ, 60 से ऊपर है, 50 तो रचनाएं हैं। उसमें जो लघु नाटक और फुल लेंथ नाटक 20 है, और जो लघु नाटक है 45 से ज्यादा है। तो इस तरह से 65-70 के करीब जाके वो मेरे नाटकों की संख्या बैठती है। सब नाटक मंचित तो नहीं हुए, लघु नाटक तो बहुत कम मंचित हो पाते हैं, कहीं कहीं मंचित होते हैं। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि उन रचनाओं की कोई अर्थवत्ता नहीं है। नाटक जरूर वंचित होता है, लेकिन नाटक जब प्रकाशित होता है तो वो पढ़ा भी जाता है, वो एक रचना की तरह से पढ़ा भी जाता है। और जब कोई पढ़ रहा होता है तो अपना मंच अपना वो तैयार कर रहा है, जहन में उसके अपना एक मंच तैयार कर रहा है, और उसके सामने पात्र चल रहे हैं, घूम रहे हैं। नाटक जैसे नाटक को लिखना, नाटक को देखना है, उसी तरह से नाटक को पढ़ना भी नाटक को देखना ही है। अगर पढ़ते हुए कोई व्यक्ति नाटक को देख नहीं रहा है तो इसका मतलब, बल्कि मैं तो कहूँगा जब वो कहानी भी पढ़ता है या उपन्यास भी पढ़ता है, वो भी उसके सामने वो घटनाएं चल रही होती हैं, वो उसके चरित्र उसके सामने आसपास कहीं घूम रहे होते हैं। अब वो उसकी अपनी कल्पना है, जिस तरह से लेखक चाह रहा था वैसे वो संप्रेषित हुआ, या उसके अपने अनुभव जुड़ते चले गए, और जुड़ते ही, चाहे वो पाठक हो या दर्शक हो, वो कोई बिल्कुल एक कोरी स्लेट नहीं होता, वो उसके भी अपने जीवन के अनुभव होते हैं, और वो अनुभव वो उनके साथ जुड़ते हैं, टकराते हैं, और कहीं पर वो सहमत होता है, कई बार नहीं होता। बहुत प्रश्न उसके मन में आते हैं, और शायद ये प्रश्न खड़े करना, ये असहमतियां दर्ज करना या करवाना, यही साहित्य की बहुत बड़ी भूमिका है। अगर साहित्य प्रश्न नहीं उठा सकता और कुछ आपके विजन आपके सामने नहीं ला सकता, तो वो साहित्य तो फिर बेमानी हो जाता है। इसलिए ये और जो बातें कही असगर भाई ने, बहुत सही बातें कही कि एक दूसरे के पूरक हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन बिना उसके भी वो है। अब आप प्रयोग की बात कर रहे थे, अब मैं उस पर आता हूँ कि नाटक में प्रयोग क्यों नहीं होते। ऐसा नहीं है, किसने कहा कि नाटक में प्रयोग नहीं होते? लेखन में भी होते हैं, मंचन में भी होते हैं। जब लिखने बैठता है तो हर बार, मुझे लगता है हर बार लेखक प्रयोगशील होता है, हर बार वो नए तरीके से सोचना शुरू करता है। हर नाटक को वो एक ही तरह से नहीं लिखता, उसके पास अगर ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य है तो वो अलग तरह से लिखता है, उस इतिहास के समय के साथ, उस काल के साथ, वहां उस तरह उसके समाज के साथ वो जुड़ता चला जाता है, और फिर उसको कहीं वर्तमान में घटित होते हुए भी वो देखता है कि वो आज और वो अतीत वो कहाँ आपस में टकराते हुए दिखते हैं, या आज भी हम वहीं के वहीं खड़े हैं जहाँ सन 1800 में खड़े हुए थे, 1600 में खड़े हुए थे। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न जो नाटक में उठाए जाते हैं, तो ये कहना मुझे लगता है कि सही नहीं है कि उसमें प्रयोग नहीं, लगातार प्रयोग होते हैं, हर नाटक अपने आप में प्रयोग है। मैं एक बात जो मेरे मन में उत्सुकता है कि संस्कृत नाटक और हिंदी में लिखे नाटक जो लिखे जा रहे हैं, उनको आप कैसे देखते हैं? संस्कृत नाटक तो अपने एक जनरल सवाल विपुल है। हाँ, संस्कृत नाटक हमारे जो व्यूअर हैं वो देखना चाहते हैं, आपसे जानना चाहते हैं। एक तो नहीं है, आप मोटे मोटे कुछ भास का नाम ले देंगे, कालिदास का नाम ले देंगे, आप उसका शूद्रक का नाम ले देंगे, और एक दो नाम भभूति का नाम ले देंगे, तो ऐसे कुछ नाम आप ले देंगे। लेकिन मात्र उतना ही नहीं है, मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। एक श्री कृष्ण मिश्र हुए, उनका एक नाटक है प्रबोध चंद्रोदय, वो 11वीं शताब्दी का नाटक है, अकेला नाटक है, केवल एक नाटक लिखा उन्होंने जीवन में, और उसके सारे के सारे पात्र जो हैं अमूर्त हैं, जिसको आप प्रयोगशीलता कहते हैं। और वो अमूर्त पात्र, बहुत कम पात्र हैं जो बीच बीच में मूर्त रूप में आते हैं, लेकिन सब जैसे अहंकार है, आपका लोभ है, आपका ईर्ष्या है, इस तरह के पात्रों की संरचना के माध्यम से उन्होंने, और आप जानते हैं कि 11वीं शताब्दी तक हमारे यहाँ जो दार्शनिक विकास था वो हो चुका था। यानी जिनको आप 6 आस्तिक दर्शन और 3 नास्तिक दर्शन मानते हैं, वो षड दर्शन और ये 3 दर्शन, जैन, बौद्ध और चारवाक, ये सब आ चुके थे। इन सब दार्शनिक चिंतन को पिरोते हुए और अमूर्त पात्रों को
खड़ा करते हुए उन्होंने एक नाटक लिखा मात्र प्रबोध चंद्रोदय, उसका मैंने रूपांतर किया जो एनबीटी से प्रकाशित भी हुआ। तो वहां इस तरह के प्रयोग में हिंदी में भी हुए। हिंदी में भी ऐसा नहीं कि अमूर्त नहीं है। मैं एक दिव्य रमेश का एक नाटक है खंड खंड अग्नि, उसमें कितने ही अमूर्त बात आते हैं। या कई बार हम अमूर्तीकरण, मूर्त से अमूर्तीकरण की प्रक्रिया में कई बार हम चले जाते हैं। तो प्रयोग तो होते ही रहते हैं, निरंतर होते रहते हैं, किसने प्रयोग नहीं किए। अब डॉक्टर साहब, कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो हमारा हिंदी का दर्शक है वो परंपरागत शैली के नाटक की ही पसंद करता हो? इस पर ये एक समस्या अलग है। ये जो समस्या बिल्कुल जुदा है कि जो दर्शक का संस्कार है वो अभी हिंदी में उतना बना नहीं है। उसका एक कारण जो मुझे समझ में आता है कि कोई हिंदी का कोई, जैसे आप मराठी की बात करते हैं तो मराठी एक समूह, बंगाली की बात करते हैं तो बंगला एक समूह है, एक जगह पर वो समाहित। उनको एक, आप बंगला संस्कृति, मराठा संस्कृति, इस तरह की बातें कर सकते हैं। आप हिंदी संस्कृति क्या कहेंगे? हिंदी संस्कृति तो नाम की कोई चीज आप कहते हैं, फिर ये यूपी की संस्कृति है, ये हरियाणा की संस्कृति है, ये बिहार की संस्कृति है। यानी हिंदी प्रदेश इतना फैला हुआ है कि उसमें अलग अलग जो लोग हैं उनकी अभिरुचियां अलग अलग हो जाती हैं। तो ये कोई जरूरी नहीं कि एक रचना या एक नाटक हर व्यक्ति को अपील करे, बिल्कुल जरूरी नहीं है। और कोई रचना हर व्यक्ति को अपील करे ये जरूरी नहीं है। तो मेरा एक उत्सुकता आपसे और बन रही है कि आप दर्शकों को किस तरह का नाटक लिख कर देना चाहेंगे आज की तारीख में? मैं जो दिए हैं वो इसीलिए दिए हैं, और अभी भी मेरे मन में यही रहता है कि जब वो देखे तो उसका जरूर मनोरंजन होता रहे एक मानसिक स्तर पर, लेकिन कुछ विचलित हो। मतलब परंपरागत नाटकों से हटकर देना चाहेंगे, कुछ विचलित होकर वो उठे, कुछ सोचता हुआ उठे, कुछ प्रश्न करता हुआ उठे। मुझे वो अगर पकड़कर मारना चाहे तो मैं मार खाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन वो उसमें हिम्मत, ये आए हिम्मत आए, और तर्क के साथ, ऐसे नहीं कि ऐसे डंडा उठा लिया, वो मार नहीं। तार्किक, आप तार्किक बहस कीजिए। तार्किक बहस की अनुपस्थिति जो हो गई है ये भारतीय समाज में, ये खतरे वाली बात है। और इसको लेके हम लोग लिखते हैं, चाहे असगर भाई, हम वैसे भी बोलते हैं और अपनी रचनाओं में तो बोलते ही रहते हैं कि ये खतरे जो हैं। और क्योंकि नाटक चाक्षुष है, वो प्रस्तुत होता है, दिखता है, ज्यादा प्रभाव करता है, मास मीडिया का एक हिस्सा है, उतना पावरफुल नहीं है जितनी की फिल्म है बेशक, लेकिन ये नहीं है कि पावरफुल नहीं है। जब वो जब होता है तो उसको एक साथ समूह में देखते हैं लोग, तो इसलिए वहां प्रश्न उठाना बहुत वाजिब है। और उस पर बहस अगर जनरेट हो तो मुझे खुशी होती है कि मेरी रचना से कुछ सोचने विचारने का सिलसिला चला आगे। हाँ, डॉक्टर असगर वजाहत, मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूँ कि ये जो बातें अभी आपने प्रताप सहगल साहब ने सुनी और आप भी वही बात कह रहे थे, मुझे ये लगता है कि जो हमारा हिंदी समाज है वो थिएटर को लेकर अभी गंभीर नहीं हुआ है और नहीं गंभीर दिखता भी नहीं है। वह थिएटर करने वालों को ज्यादा अच्छी गंभीरता से भी नहीं लेता और अच्छी दृष्टि भी नहीं रखता। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? आपका अनुभव क्या कहता है डॉक्टर असगर वजाहत? देखिए, जहाँ तक हमारे समाज और थिएटर का सवाल है, ये आपने सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण उठाया है और इसके बारे में बड़ी गंभीरता से बात होने की जरूरत है। और विशेष रूप से हिंदी नाटक को लेकर वो इसलिए जरूरी है कि नाटक किसके लिए लिखा जाता है? नाटक लिखा जाता है खेलने के लिए। और खेला क्यों जाता है? इसलिए कि लोग उसको देखें। तो अब सवाल ये है कि दर्शक और नाटक का एक अटूट संबंध बनता है। अगर उसको देखा नहीं जाएगा तो वो नाटक एक अर्थ में, एक माने में वो असफल माना जाएगा। क्योंकि जब वो लोगों के लिए लिखा गया, देखने के लिए लिखा गया है, तो वो क्यों नहीं खेला जाए? क्यों उसको लोग देखने के लिए नहीं आ रहे? क्या बात है, क्या वजह? देखिए, हिंदी नाटक की एक समस्या रही है
जो अभी भी है थोड़ी कम हो रही है, लेकिन वो ये है कि नाटक किस तरह के लिखे और खेले जाते हैं जिनमें ये ध्यान नहीं रखा जाता कि दर्शक इसके बारे में क्या सोचेगा। क्यों ध्यान नहीं रखा जाता? इसलिए ध्यान नहीं रखा जाता कि सारी चीजें जो हैं वो कमीशन हुआ करती थी, अभी भी होते हैं कुछ नाटक, कि आपको कहीं से नाटक की मंडली को कहीं से ये प्रस्ताव मिला, ये नाटक करना है, साधन मिल गए, सुविधाएं मिल गई और नाटक को कर दिया गया, ये सोचे बिना कि इस नाटक को कौन देखेगा, इस नाटक को कौन देखेगा, ये सोचा ही नहीं गया। तो होता क्या हुआ, इसका नतीजा कि नाटक से दर्शक को एक तरह की अरुचि पैदा हुई, क्योंकि उसने ये देखा कि उसका जीवन, उसकी समस्याएं, उसकी जो बात है, उसकी जो भावनाएं हैं, उसकी जो समस्याएं हैं, वो तो यहाँ है नहीं, वो कुछ और है, कुछ और है, कुछ और है, जो हो सकता है कि लिखने वाले के लिए बड़ा महत्वपूर्ण हो, जो हो सकता है कि करने वाले के लिए बहुत बड़ी चीज हो, बहुत बड़ा प्रयोग कर रहा हो वो, लेकिन देखने वालों के लिए उसका क्या महत्व? अगर देखने वालों के लिए उसका महत्व नहीं है तो निश्चित रूप से वो नाटक जो है वो मेरे हिसाब से उसका उसका महत्व, उसका योगदान, उसकी भूमिका कम होगी, कम होगी। मैं ये नहीं कहता बिल्कुल नहीं होगी, जरूर होगी, क्योंकि हर तरह का प्रयोग कुछ न कुछ देता है, कुछ न कुछ हमारी जानकारियों में बढ़ोतरी करता है। लेकिन जरूरी यह है कि हम अगर नाटक के साथ डील कर रहे हैं तो हम ये ध्यान जरूर रखें, ये हमको जरूर पता लगे कि हमारे नाटक को देखा जा रहा है, देखने वाले हैं। अगर हम देखने वालों को इग्नोर करेंगे तो निश्चित रूप से हम नाटक के साथ कोई न्याय नहीं कर पाएंगे, न्याय नहीं कर पाएंगे, क्योंकि फिर क्या होगा कि वो कुछ लोगों की रुचि और कुछ लोगों के अपने, कहना चाहिए कि विचारों का वो एक पुलिंदा बन जाएगा और वो नाटक बंद हो जाएगा, है ना जी। तो इसलिए नाटक का लोगों से जुड़ना बहुत जरूरी है और ऐसे विषय नाटक में हो जो लोगों को लगे कि हाँ वो हमारा जीवन और हमारे विषय है। मैं इसके बारे में ये नहीं कह रहा बिल्कुल कि सरलीकरण हो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बात को जो है वो बहुत सीधे सपाट ढंग से कहा जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हमारे जो लोग हैं, जो दर्शक हैं हमारे, वो हर तरह की गहराई को समझते हैं। तो इसलिए अच्छे नाटक और रेलिवेंट नाटक लिखने और करने की जरूरत है, ताकि हिंदी नाटक जो है वो हिंदी नाटक को बड़े पैमाने पर दर्शक मिलें, वैसे जैसे और दूसरी भारत की भाषाओं को मिले। ये बात डॉक्टर साहब, ये एक मन में ये सवाल भी उठता है और लगातार सवाल करते भी हैं लोग। मुझे ये लगता है कि थोड़ा सा आप इसको स्पष्ट करें कि क्या ऑडिटोरियम ही थिएटर है? क्या ऑडिटोरियम ही थिएटर है? क्या चीज? क्या ऑडिटोरियम ही थिएटर है? देखिए, ये तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। मैं ये मानता हूं कि जिस तरह से समाज के लिए, अच्छा समाज बनाने के लिए अच्छी शिक्षा और अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था की आवश्यकता है, उसी तरह से अच्छे कला की आवश्यकता है। और कला की इस बड़ी आवश्यकता को पूरा करने का काम उन्हीं लोगों को करना है जो लोगों को स्वास्थ्य संबंधी और शिक्षा संबंधी सुविधाएं दे रहे हैं। नाटक को ही नहीं, पूरी कला को अगर ये माना जाए कि वो उतनी ही आवश्यक है जितनी आवश्यक खाना पीना है, जितनी आवश्यक हवा है, तब उसको हमें प्राथमिकता देने की आवश्यकता है। जैसे आपने हर मोहल्ले में मोहल्ला क्लिनिक खोले हैं, उसी तरह से हर मोहल्ले में एक रंगशाला होनी चाहिए, उसी तरह से हर मोहल्ले में एक आर्ट गैलरी होनी चाहिए, एक हर मोहल्ले में
या कई मोहल्लों को मिला करके एक कल्चरल सेंटर होना चाहिए। तो जब तक ये सुविधाएं नहीं होंगी तब तक नाटक जो है उससे हम ये आशा नहीं कर सकते कि वो अभी फिलहाल अपने सहारे जो है वो इस रूप में चलेगा। तो कहने का मतलब ये है कि मदद जो है वो धनराशि देकर के नहीं, मदद जो है वो सुविधा देकर की जानी चाहिए। एक तरह से दिल्ली सरकार को भी आप जाने वाली मदद संकेत कर रहे ठीक नहीं हैं। है। हाँ हाँ। तो ऐसी सुविधाएं हो जिससे कि रंगकर्म लोगों तक पहुंचे, लोग उसके प्रति आकर्षित हों। तो हमारे यहाँ सभागार नहीं है। दिल्ली में आप देखिए 50-50 हजार रुपए पर शो के चार्जेस हैं। 50,000 रुपए कौन रंगकर्मी देगा, कौन रंगमंडल देगा, है ना। तो अब आपने ऐसी स्थितियां पैदा कर दी है कि नाटक मंचन वो हो ही नहीं पाते, या ऐसी जगह होते हैं जहाँ लोग जा नहीं पाते, ऐसी गैलरियां हैं जहाँ 50 लोग बैठ नहीं सकते। तो इन स्थितियों पर विचार करना बहुत आवश्यक है। डॉक्टर सहगल साहब, कुछ लोग इससे मनोरंजन का साधन मानते हैं थिएटर को, कुछ जीवन जीने का जरिया भी मानते हैं। मेरा सवाल है, क्या नाटक जिंदगी का अहम हिस्सा नहीं है? अगर है तो क्यों लोगों ने इसे छुट्टी के दिन तक सीमित कर दिया है? केवल छुट्टी के दिन तक ही इसे सीमित कर दिया है। नाटक करना है, हाँ, छुट्टी के दिन नाटक करना है तो छुट्टी होनी चाहिए, वो एक सुविधाजनक है। यदि आप नौकरी पेशा हैं तो आप उसमें उस रूप में अपना सहयोग नहीं कर पाते हैं। क्या मनोरंजन तक ही इसे हमने सीमित कर दिया है? इस पर थोड़ा सा विस्तार से आप दृष्टि डालें, क्योंकि आप लगातार मंडी हाउस में जुड़े रहते हैं, आपके नाटक होते रहते हैं, लोगों की जो मानसिकता है उसको बहुत बारीकी से समझते हैं, तो आप बढ़िया तरीके से इस पर डाल। ऐसा है हरिसुमन जी कि पहले मैं जो असगर भाई ने बात की, आपने प्रश्न पूछा था कि क्या ऑडिटोरियम ही थिएटर है। मेरा मानना है कि नहीं, केवल ऑडिटोरियम ही थिएटर नहीं है। बहुत सारे जगहों पर ऑडिटोरियम नहीं है या वो सुविधाएं नहीं है, फिर भी थिएटर होता है। हम दिल्ली में देखते हैं, अरविंद गौड़ का एक उदाहरण तो हमारे सामने है। और भी कुछ लड़के जो हैं करते हैं, बड़ी संस्थाएं रही हैं, इप्टा रही है, सफदर हाशमी एक जमाने में रहे हैं, बस कोई ऑडिटोरियम नहीं होता था। गलियों में, सड़कों पर, चौराहों पर नाटक करते थे, एक मकसद के लिए, बेशक एक मकसद के लिए करते थे। तो केवल वो थिएटर नहीं है, लेकिन जिस रूप में हम थिएटर को समझते हैं, यानी प्रोसीनियम थिएटर को हम समझते हैं कि ये थिएटर है, तो हमारे दिमाग में वो बैठा हुआ है कि भाई एक रंगशाला होनी चाहिए, उसमें लाइटें बंद हों, फिर वो आगे शुरू हो, एक स्टेज हो, यानी एक जो दर्शक और अभिनेता के बीच में जो फासला है वो फासला बना रहता है और वहाँ हो, तो वो नाटक होता है। बेशक होता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता, बहुत महत्वपूर्ण वो एक घटक है, लेकिन केवल वही नाटक नहीं है। नाटक कहीं भी हो सकता है। और लोग आज ये कोविड में तो लोगों ने अपने कमरों में थिएटर शुरू किया जिनमें भूख है। मैं विभा रानी नाम की एक महिला में जानता हूँ, रंगकर्मी है मुंबई में। वो घरों घरों में जाकर, जहाँ अपने 2-4 घर हैं, वहीं पर चाहे 20 लोग हों, 25 लोग हों, इतने बैठते हैं और वो नाटक करते हैं। अब ये भी है कि जैसे एक ये आया कि हम उनकी अभिरुचियों को, जो लोग हैं उनको देख कर समझ कर नाटक लिखें, वो तो आती ही हैं। जब उसको मंचन होता है तो चीजें तो जुड़ी चली आती हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि जैसे हर रचना हर व्यक्ति के लिए नहीं है, ऐसे हर नाटक भी हर दर्शक के लिए नहीं है। एक जमाना था जब सप्रू हाउस में पंजाबी नाटक हुआ करते थे, वहाँ 5 मिनट नहीं बैठ पाएंगे लोग, वहाँ हंस और टिकट खर्च 500-500 रुपए, 300-300 रुपए का टिकट खर्च के देखते थे। आप क्या कहेंगे, वो थिएटर है? वो पंजाबी थिएटर के नाम पर क्या आप एक लाइन में उसको निपटा सकते हैं? बड़ा मनोरंजन होता था। लेकिन बस उसके बाद
नाटक की भूमिका क्या केवल इतनी ही है कि वो आपको मनोरंजन दे सके? मुझे लगता है नहीं। किसी भी रचना की और खास तौर पर नाटक की, क्योंकि वो मंचित होता है, लोगों के सामने चाक्षुष रूप में प्रस्तुत होता है, तो केवल उसकी भूमिका इतनी ही नहीं है कि वो मनोरंजन जरूर दे, क्योंकि वो जुड़ा हुआ होता है। जब भी हमारे जहन में ये चीज समाई हुई है कि नाटक देखने का मतलब खुश होना, फिल्म देखने का मतलब टाइम पास करना, लेकिन अब फिल्में ऐसी तो नहीं बनती। फिल्मों में बहुत सारे प्रश्न उठाए जाते हैं, बहुत सारी बातें होती हैं। मुझे लगता है वो बहुत सारे क्षेत्रों में तो हम देखते हैं कि जो प्रश्न नाटकों में नहीं आते वो फिल्में उठाती हैं। भले ही वो बहुत बड़ी फिल्में साबित नहीं होती, बहुत नहीं चलती, लेकिन बड़ी महत्वपूर्ण होती हैं और बहुत सारे लोगों के नजरियों को वो बदलती हैं धीरे धीरे। और नजरियों का बदलना ये नहीं है कि आप, लेकिन ये तो, और बाकी सारी विचारधाराओं को छोड़ दीजिए, लेकिन कम से कम उनको एक मनुष्य तो बनने रहने दीजिए। मनुष्य की तरह से वो सोचना तो उनमें शुरू हो, वो जो संवेदना है वो उनकी कहीं जागृत हो। तो ये भूमिका बहुत बड़ी रहती है कला की, और नाटकों की खास तौर पर रहती है। इसलिए मैं मानता हूँ कि ये भी कोई ऐसा क्राइटेरिया नहीं है कि एक नाटक के 10 शो हुए, एक के 1000 शो हुए तो 1000 शो वाला करने वाला नाटक बहुत महान हो गया, ऐसा नहीं है। अच्छा डॉक्टर साहब, इधर एक अजीब एक विडंबना सी हो गई है। विडंबना से क्या, एक प्रयोग भी लगातार, जो प्रयोग की बात हम पहले कह रहे थे कि मूल नाटक लिखे हुए मंचित करने के बजाय हम लोग कहानी और उपन्यास का नाट्य रूपांतरण करने में अपनी बड़ी सुविधा समझते हैं, उसकी प्रस्तुत करने में बड़ी सुविधा समझते हैं। इस पर आप क्या सोचते हैं? नहीं, उसमें देखिए समस्याएं शुरू में तो ये रही कि वाकई एक समय ऐसा था जब आलेख नहीं मिलते थे। हिंदी में क्या, किसी भी भाषा में आलेख नहीं मिलते, और रंग कर्म करने वालों की एक बड़ी तादाद पैदा हो गई। अपने ये जो राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के कारण, और बाद में बना, भोपाल में भी बना, और जो विद्यालय या वो लखनऊ में जो है भारतेंदु एकेडमी की वजह से, तो हर साल आप देखिए 100, 125, 150 लोग जो हैं वो प्रशिक्षित होकर बाहर निकल रहे हैं। तो कुछ तो करेंगे, वो क्या करेंगे? जो सीख के आए हैं वही तो करेंगे। अब जो सीखा हुआ है वो तो कर नहीं पाते। वहां तो बहुत पैसा मिलता है, वहां पैसा मिलता है, बड़े बड़े सेट लगाइए, अब जैसा प्रयोग करना चाहते हैं कीजिए, दर्शक आपको मिलना ही मिलना है। टिकट पर नहीं मिलना है तो वो निमंत्रणों से मिलना है, दर्शक मिल जाता है वहां पर। तो जब वो बाहर निकलते हैं तो वो पैसा कहाँ, वो तो पैसा मिलता नहीं, कहाँ, कैसे करें? अब चुनौती आती है उनके सामने, अब थिएटर कैसे करें? तो ये डबल, एक तरफ तो धन की कमी, दूसरा आलेख की कमी। अब तब ये सिलसिला शुरू हुआ कि या तो रूपांतर किए जाएं और अनुवाद किए जाएं, उनको मंचित किया जाए, और उससे भी फिर ये शुरू हुआ कि क्यों ना कहानियों के जो उनका प्रस्तुतिकरण किए जाए, कहानियों को कहानी के रूप में। अब उसमें वो कम खर्चीला है और जल्दी भी हो जाता है। आप 2-4 अगर आपके हैं साथ संगी साथी हैं, आप छोटा सा ग्रुप भी है तो वो भी कर लेता है। एकल नाटक जो है, उन्हें एक अकेला व्यक्ति भी कहानी का जो है वो थिएटरली प्रेजेंटेशन जो है कर लेता है। वो कविताओं का इस तरह से होने लगा, तो उसको आप पूरी तरह से नाटक के जो फ्रेम है उसको आप कितना नंबर देना चाहेंगे? ये नाटक नहीं, ये थिएटर है, इसे पार्ट ऑफ थिएटर। नाटक का स्ट्रक्चर है वो तो है ही है, लेकिन जब कहानी मंच पर कहानी के रूप में आती है तो वो थिएटर में कन्वर्ट हो जाती है। वो नाटक में कन्वर्ट नहीं होती, वो नाटक का स्ट्रक्चर नहीं वो लेती, वो उसमें ही थिएटर में कहूँ, थिएटर वालों का ही है वो थिएटर वालों का ही है। उसमें ये नाटककार की कोई भूमिका नहीं है। नाटककार की भूमिका तो तभी है जब वो अपने नाटक का एक स्ट्रक्चर तैयार करके देगा, जैसा कि हम समझते हैं और करते हैं अलग अलग तरह से, तो वो है ये। इसलिए कहानी का, अब उनको तो रोज आलेख चाहिए। एक तरफ हम कहते हैं दर्शक नहीं है, अब दर्शक नहीं है तो एक नाटक को कितने शो कर लेंगे आप? अब हर नाटक जो अंधा युग नहीं होता, हर नाटक जो है वो जिस लाहौर ने देखा वो जमिया ही नहीं होता कि जिसके इतने इतने शोज हो जाएं, या
हर नाटक मोहन राकेश का वो आषाढ़ का एक दिन नहीं होता, और मैं कहूँगा हर नाटक अन्वेषक भी नहीं होता। तो इसलिए जब और नाटकों के 2 शो, 3 शो, 1 शो, उसके बाद वो खत्म हो जाते हैं, दर्शक वर्ग नहीं, और खर्चीला खर्च, वो पैसा कहाँ से आए? एक तरफ देखिए, अब इन्होंने ये कहा था असगर भाई ने कि जो कमीशन्ड नाटक होते हैं, कमीशन यानी पैसा ना मिलने की वजह से कमीशन जो प्लेज होते हैं, अब जो कमीशन कर रहा है, चाहे कोई भी सरकार हो, इस भ्रम में नहीं रहना चाहिए। कोई भी सरकार हो, कोई सरकार इतनी उदार नहीं रही, वो जमाना चला गया। एक जमाना होता था जब हमारी सरकारें कुछ उदार हुआ करती थी। आज बिल्कुल साफ तौर पर कमीशन सरकार की तरफ से है, तो जो उनकी विचारधारा है उसके खिलाफ आप बोल नहीं सकते, चाहे वो सही है या गलत है जी। तो ये अगर आप बोल नहीं सकते तो आप फिर आप बोलने के लिए तो नाटक कर रहे हैं। आप अपने जो आपकी एक मूल्य व्यवस्था में जिसमें आप जीते हैं, मैं उसके लिए तो लिखता हूँ, और वो उससे अगर मैं समझौता कर लिया क्योंकि वो कमीशनड हो गया, तो ये तो बेईमानी है, लेखकीय बेईमानी है और थिएट्रिकल बेईमानी है। इसलिए भी समस्या होती है। तो उसका समाधान यही है कि वो किराए कम हो, रंगशालाएं जरूर खोली जाएं, लेकिन ये एक्सपेक्ट ना किया जाए कि भाई आप वही कीजिए जो हमारी सरकार की विचारधारा है। अब हमारे बीच असगर वजाहत जी से जो कनेक्शन है ना, वो लिंक टूट गया है। चले गए क्या? हाँ, नहीं पता नहीं, वो एकदम लिंक टूट गया उनका। मैं चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आपसे भी अनुरोध करूंगा कि हम थिएटर और फिल्म और तमाम जो हमारे मनोरंजन के साधन हैं, इनकी जब बात करते हैं तो इस पर चूंकि आप शिक्षा विभाग उससे जुड़े हैं, कॉलेज से जुड़े हुए हैं, बच्चों को भी आपने पढ़ाया, और आज भी बच्चे आपसे जब आप पर शोध करते हैं तो आपसे सवाल करते हैं। तो एक सवाल जो मेरे सामने आया है कि अभिनेता और निर्देशक के माध्यम से नाट्य प्रस्तुति के रूप में नाटक लेखन की सार्थकता को आप किस रूप में लेते हैं? मैं दोबारा रिपीट कर दूं? नहीं, मैं समझ गया। हाँ। मैंने शुरू में पहले आपको एक चीज कहा कि असल में तो जो नाट्यालेख है वही रीढ़ की हड्डी है जी। जब वो प्रस्तुत होता है एक निर्देशक के सामने, तब वो उस पर बात करता है कि इसमें ये दृश्य ठीक नहीं बन रहा, या इन 2 दृश्यों के बीच में एक दृश्य और होना चाहिए, या इन 2 दृश्यों को जोड़ दिया जाए, या ये पात्र जो है सुपरफ्लुअस इसमें नाटक में आ गया है, या इस तरह का पात्र कोई और आना चाहिए। तो तब वो उसको आगे बात बढ़ने लगती है। क्या आपका प्रश्न था? फिर एक बार दोहराइए। मैंने ये कहा था कि अभिनेता और निर्देशक के माध्यम से नाट्य प्रस्तुति के रूप अभिनेता, हाँ, निर्देशक और अभिनेता, ये 2 घटक हो गए। हाँ, असल में नाट्य लेखन होता है, पहला पड़ाव, नाटक का पहला पड़ाव तो लेखक ही है, इसलिए स्पष्ट हो जाना चाहिए। दूसरा पड़ाव जो है वो फिर निर्देशक है। निर्देशक कोई भी उसको पढ़ता है और उसको वो ठीक लगता है। आप सुन रहे हैं मेरी बात? निर्देशक अगर उसको, हाँ, निर्देशक जब उसको पढ़ता है तो वो एक लेखक अगर जीवित है तो लेखक से संपर्क होता है, उस पर बात होती है, बहस होती है, और बहुत सारी तब्दीलियां हो भी सकती हैं, नहीं भी हो सकती, और ज्यादातर कुछ तब्दीलियां होती ही हैं, क्योंकि मैं उन लेखकों में से नहीं हूं जो ये मानते हैं कि मेरा लिखा हुआ शब्द जो है अंतिम है। मतलब ये एक तरह से असगर वजाहत जो कह रहे थे कि लेखन, नाटक मंचन, नाटक लेखन, प्रस्तुति सारा एक कलेक्टिव वर्क है। कलेक्टिव है, बिल्कुल। वो तो प्रस्तुत, वो जब पहुंचता है तो कलेक्टिव तो बन ही जाता है वो। उसमें मैं तो आपको वो चरण बता रहा हूँ। पहला चरण लेखक ही है, दूसरा चरण निर्देशक है, फिर तीसरा चरण जो है उसके अभिनेता है, फिर चौथा चरण जो है वो डिजाइन करने वाले हैं, कॉस्ट्यूम डिजाइनर, ये वो लाइट डिजाइनर, म्यूजिक कंपोजर, ये सारे चीजें जुड़ती चली जाती हैं। अगर वहाँ चित्रकला की जरूरत है तो वो करने वाले, वो सारे जो हैं जुड़ते चले जाते हैं, तब वो एक
प्रस्तुति योग्य एक निकल कर हमारे सामने वो नाटक आता है। अगर वो उसको मैं पढ़ रहा हूँ एक नाटक को, और जब मैं देख रहा हूँ, तो जब मैं नाटक को देख रहा हूँ तो मैं देख रहा हूँ उस निर्देशक ने जो उसकी परिभाषा की और जो अभिनेता जिस तरह से उसको संप्रेषित कर रहे हैं, संप्रेषित कर रहा है, मैं वो ले रहा हूँ। लेकिन जब मैं पढ़ रहा हूँ तो मैं नाटक और मेरे बीच में कोई तीसरा नहीं है, लेखक और मेरे बीच में कोई तीसरा नहीं है। लेकिन ये जो अब और व्यक्ति जब जुड़ते हैं, क्योंकि सामूहिक विधा है, ये नाटक सामूहिक विधा है, अब उसमें सबका इनपुट्स आते हैं, सबके इनपुट्स आते हैं, और फिर जो संप्रेषित होता है उसमें संभव है बहुत सारी बातें जो आलेख में हैं वो छूट जाएं, और बहुत सारी आलेख में जो बातें हैं उनके एम्फेसिस बदल जाएं, कि कहाँ एम्फेसिस आया कहाँ नहीं आया, उसमें बहस हो सकती है, बहस तलब बातें होती हैं, बहुत सारी होती हैं। थोड़ा सा ये अभी कोरोना काल पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ। पिछले 1.5 साल पौने 2 साल से हम देख रहे हैं कि कोरोना काल था, बड़ा कठिन दौर था, और जो हमारा थिएटर है, नाटक लेखन है, तमाम चीज़ें प्रभावित हुई हैं। तो इसमें एक इस पीरियड में, इस काल में, इस दौर में जो एक कठिन दौर हमारे सामने रहा है, सार्थकता के संदर्भ में, नाटक लेखन की सार्थकता के संदर्भ में इस पर क्या प्रभाव पड़ा? आप क्या महसूस करते हैं? हाँ, बहुत क्या महसूस करते हैं? बहुत प्रभाव पड़ा। देखिए, वो संपर्क टूट गया, दर्शकों से संपर्क टूट गया। वो जो लोग कर रहे थे, जो उनकी सृजनात्मक ऊर्जा वो डंप हो गई, आ ही नहीं, कैसे आएगी जब हो ही नहीं रहे हैं, तो वो संपर्क नहीं रहा। इसलिए जो लिखने का एक सिलसिला होता है वो भी थोड़ा सा मध्यम हो जाता है, क्योंकि जब हमारे नाटक लिखे जाते हैं तो और ऊर्जा मिलती है। आप अगर मेरे दिमाग में अगर कोई प्लॉट है तो मैं उसको रखे रखता हूँ, अच्छा करता हूँ, लेकिन जो ही मान लीजिए कि अभी ये इस रंगमंडल से या यहाँ से हो जाएगा, तो मुझे एक स्वाभाविक ऊर्जा उसमें आ जाती है। तो प्रभाव तो पड़ा है, और लोगों ने अपने रास्ते खोजने की कोशिशें भी की हैं। एक तो ये हुआ कि उसको रिकॉर्ड करके जो है उसको YouTube पे डाला गया, और उसको जितना भी ऑडियंस मिलता रहा, ऐसी बात नहीं कि उसमें ऑडियंस नहीं मिला। दूसरा, एक कोशिश और भी हुई है, एकल या 2 व्यक्ति इस तरह के नाटक हुए। फिर तीसरा ये है कि आप अपने घर में हैं, मैं अपने घर में, जैसे हम ये संवाद कर रहे हैं, ऐसे नाटक भी हुए हैं कि आप अपने घर में अपना स्क्रिप्ट लेके बैठे हैं, मैं अपने घर में बैठा हूँ, और अपने अपनी भूमिका जो है निभा रहे हैं, और सेट भी हल्का फुल्का जो है बना लेते हैं, अपनी अपनी भूमिका वहीं से ऑनलाइन निभाते हैं। अब इसमें समस्या ये है कि वो रिकॉर्ड हो जाता है या कि वो प्रतिदिन होता है। अगर वो प्रतिदिन, ऐसा भी कोशिश हुई है कि उसको रिकॉर्डिंग ना की जाए और उसको प्रतिदिन किया जाए, यानी जो भी उसमें कलाकार शामिल हैं वे रोज नए सिरे से उसका मंचन करें, ऑनलाइन मंचन करें। ये भी कोशिशें हुई हैं, लेकिन प्रभाव तो बहुत बड़ा है। एक तो जो भी काम करने वाले लोग थे, जिनको थोड़ा काम मिल रहा था, बहुत लोगों की आजीविका ही नाटक है, उन लोगों की आजीविकाएं बिल्कुल डंप हो गई। बहुत मुश्किल दौर से वो निकले हैं, अभी भी स्थितियां बहुत सामान्य नहीं हुई हैं। और यहाँ ऐसे मामलों में, ऐसे मुकामों पर जो है हस्तक्षेप की जरूरत होती है सरकारों द्वारा, और ये हस्तक्षेप दिल्ली सरकार को करना चाहिए। अब समय है, थोड़ी स्थितियां नॉर्मलाइज भी हो गई हैं। पहले तो ऑडिटोरियम अब खोले जाएं, जब इतने और सारे काम हो रहे हैं तो कल्चरल एक्टिविटीज और थिएटर पर ही क्यों प्रतिबंध लगा हुआ है? फिल्में भी लोग देखने जा रहे हैं, नाटक देखने क्यों नहीं आ सकते? इसको खोलना चाहिए। डॉक्टर साहब, सरकार, चूंकि आपने दिल्ली सरकार का जिक्र कर दिया और ये एक आयोजन भी उन्हीं की तरफ से किया जा रहा है, चूंकि ये विकट दौर है और उम्मीद नहीं है कि ये जल्दी ही ये विकट दौर से हम मुक्ति ले लेंगे, इसको ध्यान में रखते हुए आप कुछ बदलाव लेखन के क्षेत्र में, किस तरह का लेखन में बदलाव लाना होगा, और थिएटर के लिए हमें क्या करना होगा
देखिए ऐसे आलेख तो आएंगे, और ऐसे सरकार आलेख को इस पे आएंगे, क्या इनिशिएटिव लेना चाहिए? ये तो आप ऐसे क्या आलेख हाँ हाँ, ऐसे आलेख आएंगे। दो दो दृष्टियों से आप इसको देख सकते हैं। एक तो जो पेंडेमिक हुआ, और उस ये थोड़ा सा पेंडेमिक इस पर में, हम्म उस पेंडेमिक हम्म पेंडेमिक के कारण जो विस्फोट हुआ, हम्म और हमारी हम्म व्यवस्थाएं जो हैं वो सारी चरमरा गई। हम्म चाहे हम्म वो चिकित्सा की सुविधाएं थी हम्म या और सुविधाएं थी, डॉक्टर, नर्सेज, ये पैराफर्नेलिया सारा सारा का सारा चरमरा गया। एक तो ये जो सिस्टम का एक्सपोजर हुआ है, हम्म अब कोई सरकार कोई भी होती, ऐसा नहीं हम्म थी, तो उसमें थोड़ा ये फेलियर तो हुआ है, हम्म और इसको हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। और हम्म आगे जिस तरह से अब तैयारियां हुई हैं और हो रही हैं, वो होनी चाहिए। दूसरा, मानसिक स्तर पर हम्म हर व्यक्ति ने अर्थहीनता की स्थिति को देखा। एक ऐसा समय आ गया था कि सुबह फोन उठाते हुए डर लगता था कि क्या किसकी खबर खबर आ है? गई। जी जी अपना कोई परिजन, अपना कोई मित्र, आसपास के लोग, कभी कोई जा रहा है, कभी कोई जा रहा है, तो लगता था जीवन क्या है, जीवन बिल्कुल व्यर्थ। जो अर्थहीनता का जो बोध है थोड़ा गहराया। हम्म। लेकिन जिजीविषा बड़ी प्रबल चीज है हरे समय। अच्छा व्यक्ति कहते की हाँ जिजीविषा बहुत प्रबल है, हाँ और वो फिर इन स्थितियों से बाहर निकलेगा। लेकिन हम्म। लेखन में ये चीजें आएंगी, आ भी रही। नहीं डॉक्टर साहब, ये एक सवाल मेरे मन में ये लगातार उत्सुकता है आपसे जानने की। क्या ये कहा जाता है कि इस तरह के दौर लगभग हर 100 साल के बाद रिपीट होता है, इस तरह का बड़ा परिवर्तन होता है? क्या आपको इस तरह का कोई उदाहरण आपके जीवन में है, या आपने कभी पढ़ा है, नहीं, अनुभव पढ़ा किया तो है, या तो सुना, पढ़ा जरूर है। हम्म स्पेन का जो है स्पेनिश हम्म फ्लू था 100 साल पहले, हम्म 1918 की बात करते हैं। हम्म 1918 में हम्म हुआ, और वो 2 साल में अपने आप खत्म भी हो गया। ये भी एक हम्म अजीब बात है। लेकिन उस हम्म समय वो इतना ज्यादा विकट नहीं रहा होगा, क्योंकि हमारे पास परिवहन के साधन इतने नहीं थे जितने आज हैं। नहीं थे। जितनी आवाजाही हम्म आज होती है, हम्म एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, एक शहर से दूसरे शहर में, एक देश से दूसरे देश में, तो हम्म बीमारी फैलने हम्म में समय कम लगता है। तब वो समय थोड़ा ज्यादा रहा, लेकिन वो अपने आप खत्म भी हो गया। अब हम्म ये इसकी वैक्सीन वगैरह ये सारी चीजें आ रही हैं, अभी भी इसके हम्म, परिणाम, अभी भी सबके फिंगर क्रॉस्ड हैं। वैक्सीन आ रही है, जी कितनी कारगर होती है, क्या होता है, हम्म और तीसरी लहर आती है कि नहीं आती है, हम्म और ना आए हम्म बहुत, क्योंकि हम्म हर आदमी यही कामना करके बैठा है कि ऐसा ना हो, ऐसा समय फिर देखने को ना मिले हम्म बहुत खराब। लेकिन उसने इतना जरूर अर्थहीनता का बोध तो दिया है जीवन। हम्म। तो मेरे जीवन में ऐसा हम समय नहीं आया, इतना इतना विकट समय मेरे जीवन में नहीं आया, हाँ, क्योंकि मैं अभी 100 जी साल का नहीं हुआ। तो क्या ये हम मान सकते हैं कि ये एक आर्ट प्रोसेस है और ये रिपीट होता क्या चीज, है? क्या ये चीज है? जो ये इस तरह का परिवर्तन आया है, जो ये कठोर दौर से हम गुजरे हैं, इसमें हमारे मूल चूल जो हमारे सरोकार हैं, सामाजिक सरोकार तक बदल गए हैं। क्या इस तरह का ये जो प्रोसेस है, ये आर्ट प्रोसेस है, और ये हमेशा नए फॉर्म को जन्म देता है? जिस बात से आप सहमत हैं? बेबी नई फॉर्म तो सामने आई है ना, कुछ तो आई है, जैसे मैंने हम्म बताया हम्म ऑनलाइन अपने घर में हम्म बैठ बैठ के नाटक हम्म कर रहे हैं। कोशिशें की गई हैं, साहित्य अकादमी ने, इसने संगीत नाटक अकादमी ने भी कोशिश की है हम्म कि इस तरह से थिएटर हो जाए। तो ये अपने आप में नई हम्म। फॉर्म है, इस तरह के पहले तो नहीं होता था। नहीं पहले तो जो इसमें ना होता था जैसे लाइव ही होता था। लेकिन अब फिर भी वो जी लाइव थिएटर का तो मुकाबला नहीं कर सकते ना। नहीं एक हो लाइव सकता। थिएटर देखना और हम्म वो ऑनलाइन देखना। अब मैं हम्म आपसे बात तो कर रहा हूँ, संवाद तो कर रहा हूँ, लेकिन मैं हम्म। आपकी ऊष्मा तो मेरे तक नहीं आ रही ना। जब हम ये आमने पहुंच रही है। सामने बैठ के बात करते हैं, तो एक जो मनुष्य की ऊष्मा है जो पहुंचती है एक दूसरे को, इसी तरह से जब थिएटर होता है, हम जब देखते हैं तो हम्म अभिनेताओं की जो ऊष्मा आ रही है वो एकदम जीवंत आ रही है, वो अनुभव तो उसमें नहीं हम्म। मिल सकता। तो वो एक नई फॉर्म इस तरह की तो जरूर आई, कमरों तक सिमट गया हम्म थिएटर। ये एक नई हम्म फॉर्म जरूर इजाद हुई। लेकिन हम्म और एकल एकल नाटकों का चलन ज्यादा अब। आजकल कोई फोन करता है, सर एक कोई एकल नाटक दीजिए, कोई महिला हो या पुरुष हो, सबकी मांग ये है कि हम्म एकल नाटक दीजिए। तो एकल नाटक करना चाहते हैं ताकि अकेले ही वो सब अपना
उसमें कारण आर्थिक भी है और ये भी है। लेकिन डॉक्टर साहब, इसमें जो थिएटर से जुड़े हुए लोग हैं, जो इसी प्रोफेशन में जुड़े हुए हैं, आर्थिक आधार उनका बहुत कमजोर हो चुका है, तो इससे तो आपको ये नहीं लगता कि उनका जो जीवन संघर्ष है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा? बहुत विकट है, बहुत विकट है, तब वो उनका बढ़ नहीं जीवन ही जाएगा, बढ़ा संघर्ष में हुआ डूब है, जाएगा तो बहुत बहुत, हाँ, बहुत समस्या में है। और ज्यादा बढ़ेगा ना, और समस्या हाँ, बढ़ेगी। बल्कि मुझे याद है कि कुछ संदेश भी आए थे, अरविंद गौड़ का संदेश, कि जो वो किस तरह से मदद कर रहे थे ऐसे जो रंगकर्मी थे और जिनके पास खाने के लिए पैसा नहीं था, दवाओं का पैसा तो छोड़िए, खाने के लिए पैसा नहीं था, तो उनको किस तरह से मैं पहुंचाया जाए, सहमत किस हूँ इस तरह से बात। किया जाए। तो ये तो कष्ट वाली स्थिति तो बहुत है, और अभी वो निकली नहीं है, वो कष्ट में तो है अभी। इसलिए तो मैं कहता हूँ अब ये समय है जब सरकारों को हस्तक्षेप करना चाहिए, और हस्तक्षेप करके इसको थोड़ा सामान्य बनाने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि वो जो लोग जिनका जीवन ही कलाओं पर चलता है, केवल थिएटर की बात नहीं है, और कलाएं भी, और कलाएं ये तो और है कि कलाएं भी म्यूजिक आप घर बैठ कर सकते हैं, संगीत का रियाज भी कर सकते हैं, भले ही उसका कंसर्ट आप नहीं कर सकते, लेकिन थिएटर के लिए तो आपको लाइव जाना ही होगा, चाहे आप सड़क पर जाएं या ऑडिटोरियम में जाएं, वो तो आपको लाइव जाना ही होगा। डॉक्टर साहब, एक सवाल मुझसे पूछा गया है, मैं आपके सामने उसे रखना चाहता हूँ, वो जानना चाहते हैं जी जी कि इस 21वीं सदी का नाटक कैसा होगा? नाटककारों का बुनियादी काम क्या होगा? नए पर्सपेक्टिव या संदर्भ में पुराने थिएटर से भिन्न होगा? कंटेंट और फॉर्म को लेकर नयापन उसमें होगा? ये बड़ा गुथा हुआ सवाल है, बहुत नहीं गुथा नहीं, हुआ हाँ, बहुत सारे सवाल हैं इसमें, एक सवाल है। सवाल नहीं है, कई सवाल हैं, और मेरा ये जवाब है कि क्यों नहीं होगा। जब हालात बदलते हैं, स्थितियां बदलती हैं, आपके अनुभव बदलते हैं, क्या आज हम संस्कृत के दौर वाला थिएटर कर रहे हैं? क्या हम आज पारसी रंगमंच वाला थिएटर कर रहे हैं? क्या हम आज या और जो पारंपरिक रंग शैलियां हम करते हैं, लेकिन वो सीखने के लिए ज्यादा करते हैं, या फिर उसको हम मॉडर्न कंटेंट में लाते हैं, और कंटेंट ये सवाल मैंने पहले किया था। हाँ, तो ये मॉडर्न कंटेंट आता है उसमें, तो कंटेंट आधुनिक हो जाता है। अब ये अभी तक नहीं हुआ, तो नौटंकी है तो अभी भी वो कोई कथा इस तरह की ढूंढते हैं, लेकिन मॉडर्न कंटेंट में नौटंकी हो, ये अभी नहीं हुआ। अब ऐसी कोशिशें होनी चाहिए कि आप कंटेंट तो आपका जो आधुनिक हो, लेकिन शैली आपकी पारंपरिक हो, ये इस तरह के प्रयास हो सकते हैं। और जो नई प्रतिभाएं आती हैं, वो तो चुनौतियों को ग्रहण करती हैं, और क्यों नहीं ग्रहण करेंगी, वो अपना रास्ते क्यों नहीं खोजेंगी, और नहीं खोजेंगी तो पुराने ही रास्तों पर चलकर तो किसी ने कभी कोई पहचान बनाई नहीं। पहचान उन्हीं की बनी है जिन्होंने अपने लिए रास्ते खुद खोजे हैं। अब तो दीपो भव, अपना दीपक स्वयं बनिए। एक और है, क्योंकि अभी हमारे पास 5-7 मिनट का समय और है। नहीं पूछिए, प्रश्न क्या? ये सवाल है, सुनने वालों के आ रहे हैं क्या ये प्रश्न? आप देख लीजिए। क्या आपको नहीं लगता नाटकों में कलात्मक रूप घट रहा है? ये शिकायत क्या इससे पहले भी थी, रूप घट रहा है, रूप घट रहा है। अच्छा। हाँ, नहीं, ऐसा नहीं है, वो हर तरह का नाटक हमारे सामने आ रहा है, कहीं घटा हुआ भी आता है, कहीं बहुत बढ़ा हुआ भी आता है, लेकिन कला के क्षेत्र में, या कला के क्षेत्र में सारे कह लीजिए, ब्रेक थ्रू रोज रोज नहीं होते। ब्रेक थ्रू करने वाले तो कुछ लोग आते हैं। अगर हबीब तनवीर ने ब्रेक थ्रू किया है, तो अब उसके बाद कौन कर रहा है? कोई नहीं कर रहा। अगर आप छत्तीसगढ़ी में आप करेंगे भी, तो अब वो बात नहीं बनेगी। उत्पल दत्त ने ब्रेक थ्रू किया अपने जमाने में, अब कौन कर रहा है उस तरह का? कोई नहीं कर रहा। मोहन राकेश ने अपने जमाने में ब्रेक थ्रू किया लेखन में, अब वैसे नाटक कहाँ लिखे जा रहे हैं? कोई नहीं लिख रहा, सब अपने अपने तरह से। तो जो आने वाले हमारे प्रतिभाएं हैं, जो और लोग हैं, वो क्यों नहीं करेंगे ब्रेक थ्रू? कोई ब्रेक थ्रू करेगा, लेकिन फिर भी अपने नए आत्मान्वेषण तो है ही, लेखन आत्मान्वेषण तो है ही, ये तो आप भी जानते हो। और केवल आत्मान्वेषण नहीं है, बल्कि वो एक समाज का अन्वेषण भी है। आप समाज के रूबरू होकर संवाद करते हैं, और अब समाज तो इतना बड़ा है, बहुत सारे प्रश्न, बहुत सारी चीजें
बहुत बड़ी कई कई तरह की विचारधाराएं, और उनसे आप टकराते हुए लेखन में मुब्तला होते हैं। मुझे लगता है कि नए रूप विकसित होंगे, हो भी रहे हैं, ऐसा नहीं कि हो नहीं रहे। तब तो ये जो कठिन दौर से हम गुजर रहे हैं ये पूरे लेखन में आएगा, ये उम्मीद की जा सकती है। आ भी रहा है, अभी कुछ अंक निकला है, मुझे शायद हंस ने अंक निकाला है कोरोना की कहानियों पर। और अभी आज मेरे पास आज ही राजेश कुमार आए थे जो हिंदी के नाटककार हैं, और वो बता रहे थे कि इस कोरोना के समय पर ही मैं नाटक लिख रहा हूँ। अच्छा, तो ऐसे और भी सोचेंगे, लिखेंगे, हो सकता है लिखे जा चुके हों और वो भी हमारे सामने नहीं आ रहे, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या नाटक के प्रकाशित होने की है। आप तो संपादक थे, आप तो जानते हो, आप तो फिर भी नाटक प्रकाशित कर देते थे। आप मुझे बताइए, आपके जाने के बाद कोई आपकी उस इंद्रप्रस्थ भारती में कोई नाटक प्रकाशित हुआ हो तो मुझे बताइए। मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। समकालीन भारतीय साहित्य अकादमी की पत्रिका वो नाटक प्रकाशित करने से कतराती है। आप जो ये कैसा लोगों का मन बना हुआ है कि नाटक प्रकाशित नहीं करना, क्यों नहीं करना? क्या नाटक साहित्य की विधा नहीं है? जब वो साहित्य की विधा है तो क्यों नहीं प्रकाशित करना? ये प्रश्न उठने चाहिए। अच्छा, अब मेरी जो आखिरी जो सवाल है वो ये है कि आप अपने दर्शकों को, अपने पाठकों को नया क्या कुछ देने जा रहे हैं? देखिए अभी तो मेरा इसमें नाटक सामयिक संदर्भों में जितना मेरा हम बातचीत नया नाटक हमें सामयिक भी यही है, जोड़ना है, और जो हम अपना अतीत है उसको भी खंगालते रहते हैं। लेकिन अतीत को खंगालने का मतलब अतीत को उल्था करना नहीं। उस अतीत को पुनर्जीवित करते हुए उसको आधुनिक समय के साथ जोड़ना है, और उसमें जो चीजें कुछ ऐसी छूटी हुई हैं, जो अलक्षित हैं, या उससे जो प्रश्न उठते हैं, उन प्रश्नों को हमारे सामने लाना है। अन्वेषक नाटक के बारे में आप जानते हैं, मैं उस विस्तार में नहीं जाऊंगा। लेकिन अभी बुल्ले शाह मेरा नाटक हुआ है, अभी अमृतसर में 3 तारीख को मंचित हुआ है, और मुझे पता चला कि उसका मंचन कामयाब रहा। अब बुल्ले शाह एक सूफी कवि हुए हैं। जी बिल्कुल। अब समाज को आपको डॉगमेटिक थिंकिंग की जरूरत है या प्रोग्रेसिव थिंकिंग की जरूरत है? और प्रोग्रेसिव में भी आगे बहुत सारे सीढ़ियां हैं जी। कितना कोई प्रोग्रेसिव हो सकता है, उसके भी बड़े सोपान है। कहने को तो प्रोग्रेसिव, हम किसी को भी प्रोग्रेसिव कह देते हैं। अब इसमें असगर वजाहत अच्छी तरह बता सकते हैं। तो ये अभी बुल्ले शाह हुआ है। अभी मेरा एक और नाटक 3 गुमशुदा लोग मंचित हो चुका है, प्रकाशन में आ रहा है। वो बिल्कुल आधुनिक समस्याओं पर है, उसमें आत्महत्या से जुड़ी हुई समस्या रूपायित होती है, और ऐसी तरह से समस्याएं होती हैं। अब आने वाला समय तो क्या होगा, रामानुजन जैसे मेरा एक नाटक है, तो मैं उन इलाकों में जाने की कोशिश करता हूँ जहाँ और किसी ने लिखा ना हो। रामानुजन पर कोई नाटक नहीं, आर्यभट्ट पर कोई नाटक नहीं, अन्वेषक है खाली। इसी तरह से बुल्ले शाह पर हिंदी में एक भी नाटक नहीं है मेरी जानकारी, केवल नाम ही सुनते आ रहे हैं, कहानियां सुनना, या उनके वो काफियां आप सुनते होंगे, हाँ, पर लेकिन नाटक उन पर नहीं है। तो वो नाटक तो इस तरह के मैं जरूर, और जोड़ना, आपको अपनी परंपरा से भी जोड़े रखना है और आगे भी चलना है। लेकिन परंपरा को भी बिल्कुल भूलना नहीं है, तो वो हमारी एक ख्याति है, हमारी धरोहर है, लेकिन उसमें बहुत सारी चीजें ऑब्सोलीट हो चुकी हैं, वो हमारी अब किसी काम की नहीं है। हम क्यों उनको चिपकाए हुए हैं? और आगे का सोचना है। बहुत सारे जो एक साइंटिफिक थिंकिंग मन में रखकर अगर आप प्रश्नों के साथ टकराते हैं तो जवाब अलग मिलते हैं, और जब आप डॉगमेटिक थिंकिंग के साथ जाते हैं तो जवाब अलग मिलते हैं। अब ये आखिरी मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूँ कि जो युवा मंच से जुड़े हुए हैं, जिन्होंने अपना जीवन समर्पित कर दिया है और लगे हुए हैं, पूरा भविष्य उनका इसी में है, उनको आप एक सकारात्मक सोच में क्या कहना चाहेंगे ताकि उनका हौसला मजबूत रहे और वो और मजबूती के साथ और दृढ़ता के साथ काम आगे बढ़ाएं? मैं तो ऐसे नौजवानों को सलाम करता हूँ जो इन कठिन परिस्थितियों में भी उन्होंने अपना काम छोड़ा नहीं,
कुछ करते रहे और करने की कोशिशें करते रहे। अब जैसे धीरे से हम सुना है कि 8 तारीख को ऑडिटोरियम जो है खुल रहे हैं और नीलेश दीपक का आज ही मैसेज देखा था। वहाँ वो केंचुली नाटक खेलने वाले हैं। अभी कलकत्ता में जब नाटक हो सकता है, ये अमृतसर में नाटक हो सकता है, कलकत्ता में भी फेस्टिवल हुआ है अभी, तो दिल्ली में तो स्थितियां काफी पॉजिटिव हैं। अब अगर 30-35 केसेस रोज आते हैं तो उससे को बहुत घबराने वाली बात नहीं है। और ये लगातार हम बड़े लंबे समय से देख रहे हैं सावधानियों के साथ। मुझे लगता है कि उसको करना चाहिए। और जो लोग जुड़े हुए हैं, नौजवान लोग जुड़े हुए हैं, वो अब यही कह सकता हूँ कि हतोत्साहित ना हो। ये जिंदगी का एक इम्तिहान आप लोगों ने दिया है और उसमें आप सुरखरू होकर सामने आए, बाहर निकलें और फिर से अपना काम शुरू करें हतोत्साहित हुए बिना। जी डॉक्टर साहब, अब हम बात को यहीं विराम देते हैं। मैं आपका, डॉक्टर असगर वजाहत का और असगर साहब कहाँ चले गए? असगर साहब अचानक उनका लिंक टूट गया था और दोबारा वो जुड़ नहीं पाए हैं। और उनसे समय मिला तो अनुरोध करेंगे कि वो अपनी बात को और रखें। तो आज के लिए मैं आपका, डॉक्टर असगर वजाहत का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। कला संस्कृति एवं भाषा विभाग दिल्ली सरकार साहित्य कला परिषद की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दिल्ली के माननीय उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी की तरफ से भी आप लोगों का बहुत बहुत आभार। और मुझे ये धृष्टता करने का आपने मौका दिया तो मैं आपका भी आभार व्यक्तिगत रूप से भी करता हूँ। मैं साहित्य कला परिषद और आपका और जितने मेरे मित्र हैं साहित्य कला परिषद के और जो इसके कर्ता धर्ता हैं, सबके प्रति बहुत बहुत आभारी हूँ कि ये सिलसिला आपने शुरू किया, इसको जारी रखना चाहिए और अब और खोलना चाहिए। जो बहुत सारी जो योजनाएं साहित्य कला परिषद की निरस्त पड़ी हुई हैं, अभी तक रुकी हुई हैं, उनको फिर से शुरू करना चाहिए। और एक जो सक्रियता थी परिषद की, उस अब सक्रियता को पुनः बहाल किया जाए और आगे बढ़ाया जाए। धन्यवाद मित्रों, आपने भी अपना समय दिया और हमारी इस बातचीत को बहुत गंभीरता से सुना। मैं आप सबका भी आभार व्यक्त करता हूं। और मैं सबसे ज़्यादा यहाँ पर आभारी हूँ साहित्य कला परिषद की सचिव हरलीन कौर जी का, जिन्होंने मुझे यहाँ पर आपसे बातचीत करने का मौका दिया, और राजकुमार जो लगातार हमारे संपर्क में बने हुए। राजकुमार पूरे साहित्य कला परिषद तो इस वक्त रीढ़ की हड्डी हैं और बहुत मेहनती हैं। मैं पिछले 2-3 सालों से देख रहा हूँ, बहुत मेहनती हैं और मैं उनके लिए हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। और आप सबका पुनः बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। नमस्कार।